अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आज की ये ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं उससे शुरुआत करते हैं अपनी सुबह की। यकीनन कल भी आपने इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू सुनी और मेरे ख्याल में पेरेंट्स का, टीचर्स का और स्टूडेंट्स का इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि आया मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के इम्तहानात होंगे या नहीं। लेकिन शफकत महमूद साहब यानी हमारे जो वज़ीर तालीम हैं उन्होंने इस बात को वाज़े कर दिया कि एग्ज़ामिनेशंस या इम्तहानात के बग़ैर किसी को ग्रेड नहीं दिया जाएगा। अच्छा, बड़े मुख्तलिफ ट्रेंड्स हमने ऑनलाइन भी देखे और अदरवाइज़ भी इस पर बात होती हुई देखी कि कई लोगों ने कहा कि जी इस स्ट्रेस की वजह से कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे हो पाएगी और ये इतनी अनसर्टनटी है, इतनी बेयकीनी है। कई स्टूडेंट्स के बारे में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी गई कि उन्होंने ख़ुदकुशी कमिट कर ली है जस्ट बिकॉज कि वो इस प्रेशर को विदस्टैंड नहीं कर पा रहे। और ये दरअसल काफ़ी हद तक गलत होता था बिकॉज वो बंदा जिसके बारे में ये बात की जा रही थी वो नीचे खुद ही कमेंट करता हुआ नज़र आता था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अफवाहें कहाँ से शुरू हो रही हैं? हमने पहले भी इस बारे में बात की कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए तालीम डॉक्टर साहिबा से हमने ये पूछा कि क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या ये देखा जाएगा कि चंद लोग अगर ट्विटर हैंडल्स बना रहे हैं, उनको उन हैशटैग्स को ट्रेंड कर रहे हैं तो उसका मौक़िफ़ क्या है और कौन से मुतहरिकात इसके पीछे हैं। बहरहाल जी जो फ़ैसला आया है और शफकत महमूद साहब क्या कहते हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तलबा का एहतजाज काम न आया, इम्तिहानात हर सूरत होंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद ने वाज़े कर दिया, इम्तिहानात के बगैर ग्रेड नहीं मिलेगा। ये फैसला अटल है, जैसे हमने शुरू से कहा था और जिस पे आज भी कायम है कि इम्तिहान हर सूरत में होंगे। इम्तिहानात की तैयारी के लिए तालीमी इदारे 7 जून से खोल दिए जाएंगे। 10 जुलाई के बाद 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात होंगे और उन इम्तिहानात के बाद ही दीगर क्लासेस के इम्तिहानात लिए जाएंगे। एग्ज़ाम शुरू कर रहे थे, सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करेंगे। 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं जमात के तलबा की आसानी के लिए सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी के पेपर्स लिए जाएंगे। प्रैक्टिकल्स और बाकी मज़ामीन के इम्तिहानात नहीं होंगे। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हो। 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है वो भी उसका भी इम्तिहान होगा। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना था तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला आसान नहीं होता, हमें मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करना पड़े। बड़ी स्ट्रेन से फ़ैसले हो रहे हैं और आप इसको जितना इसकी गहराई में जाएंगे आपको और समझ नहीं आती। जिस तरह लोगों ने कहा कि जी एक तरफ कराची शहर में कहा जा रहा है कि 8 बजे के बाद आप बाहर ना निकलें, लेकिन अगर रेस्टोरेंट्स खुले हैं और टेक अवेज़ खुले हैं तो आप अक्सर किसी भी चौकी, किसी भी नाके पे आपको रोका जाए तो आप कहें जी हम खाना पिक करने के लिए जा रहे हैं, आपको जाने दिया जाता है। उसी तरह इस वक्त जो गुफ्तगू की गई शफकत महमूद साहब की तरफ से, अगर तालीम के हवाले से खुसूसी तौर पर बात की जाए तो प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। यानी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अगर आपने पिक किए हैं जिसमें साइंस के मज़ामीन है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, तो उसके प्रैक्टिकल्स किए नहीं जा रहे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि सिर्फ मैथमेटिक्स और इलेक्टिव्स के इम्तिहानात होंगे। यानी जिन सब्जेक्ट्स को हम कंपलसरी करार देते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान स्टडीज़ है, उर्दू है, अंग्रेज़ी है, वो भी उतना ही अहम है और ये आपकी बेसिक कोर्स स्किल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। इन इम्तिहानात को ना लेने से क्या स्टूडेंट्स का फ़ायदा है? ओवरऑल ग्रेड जिस तरह निकल के आ रहा है, आई मीन इट्स ऑल अ मेस। पूरी दुनिया इससे एडजस्ट कर रही है, लेकिन बहरहाल जी हम नित नए तरीके निकाल रहे हैं एंड वी आर ओनली ग्रास्पिंग इन द डार्क, ऐसा महसूस होता है। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताते हैं कि जिस तरह हर चीज़ पर एहतजाज किया जाए, लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करें, अपनी आवाज़ को उठाएँ तो लगता है कि फ़ैसला उनके हक़ में आ जाता है। यही कुछ हम सियासी ऐवानों में भी देख रहे हैं और देखा ये जा रहा है कि कल से ये खबर गर्दिश कर रही है कि हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए हैं। हाल ही में आने वाला जो नतीजा है शहबाज शरीफ साहब की मुल्क से बाहर जाने की अपील के ऊपर, वो हमने देखा कि हुकूमत ने
बैरून मुल्क रवानगी के ख़िलाफ़ जो अपील थी सुप्रीम कोर्ट में उसको वापस ले लिया है। इसकी क्या वजह बनी है? क्या इसको आप इंसाफ की फ़तह कहेंगे? इससे यकीनन PMLN का जो ज़ाहिरी मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिलती है कि जितने केसेस हैं झूठे हैं जी, और इतनी तमाम तर मेहनत और तमाम तर वसाइल और रिसोर्स गवर्नमेंट के पास होने के बावजूद, नैब की खुद मुख्तारी होने के बावजूद ऐसा लगता है कि ऐसे शवाहिद जमा नहीं किए जा रहे ताकि इनका ट्रायल हो सके, या फिर इनको यहाँ पे जिस तरह ख़दशा है कि जी ये मुल्क से बाहर अगर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, उसकी रोकथाम के लिए भी ऐसा लगता है कि बेबस नज़र आ रही है नैब। ये क्या मामला है, इस पर बात करते हैं। ज़रा हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़। बहुत बहुत शुक्रिया वकास मुझे ज्वाइन करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे गुफ्तगू के आगाज़ से पहले इसी मामले के ऊपर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो आपको दिखाते हैं। जस्टिस एजाजुल इब्राहिम में 2 रुकनी बेंच ने हुकूमती अपील पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खुसूसी तौर पर। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बताया कि दरख्वास्त एतराज के लिए मुकर्रर हुई थी, फैसला हुआ एतराज पर फैसला दरख्वास्त के साथ ही होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए ये रुझान बन गया है, नैब अरकान पार्लियामेंट को पकड़ता है, अगर 5-5 साल ट्रायल चलेगा तो यह एहतिसाब के अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस ले ली। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने भी अदालत को तौहीन अदालत दरख्वास्त की पैरवी न करने की यकीन दहानी कराई। हुकूमत की जानिब से अपील लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। जी जनाब, सबसे पहले बात करते हैं, वकास हमारे साथ मौजूद हैं कि तौहीन अदालत केस की पैरवी ना करने की यकीन दहानी शहबाज शरीफ साहब ने क्यों करवाई और ये क्या मामला है? जी वकास, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सीधा सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम है, दैट स्टैंड बिटवीन 2 थिंग्स, जस्टिस हर्ड इज जस्टिस बरीड एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मीनिंग देयर बाय कि बहुत जल्दी अगर इंसाफ फराहम करने में कर दी जाए या बहुत ज़्यादा तहीद कर दी जाए तो दोनों सूरतों में इससे इंसाफ जो है वो डिस्पर्ज होता है, जो कि इसके बुनियादी तकाजे पूरे नहीं होते। जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बैरून मुल्क जाने के लिए और इनका नाम ब्लैक लिस्ट से या PNIL लिस्ट से हटाने के लिए एप्लीकेशन दी गई, इट वाज अ वेरी बैफलिंग बिल्डिंग थिंग फॉर मी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ टू अंडरस्टैंड कि एक दिन में इनकी एप्लीकेशन लगी, सेम डे इतराज़ात लगाए गए और इतराज़ात दूर करके विदाउट नोटिसिंग टू द गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज जो इसमें FIA भी थी, इमिग्रेशन भी थी, उनको सुने बगैर ही यकतरफा कार्रवाई जो है कर दी गई। और अदालत ने ये भी ना जांचा, ये भी ना जाना कि शहबाज शरीफ का नाम आया कि वो ब्लैक लिस्ट में है, PNIL लिस्ट के अंदर है। विदाउट बॉदरिंग दिस थिंग द कोर्ट हैव पास्ड द ऑर्डर इमीडिएटली। ये पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर जो है ये अनोखा फैसला था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने भी कल रिमार्क्स दिए, ऑब्जर्वेशंस दी कि क्या एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जो आर्टिकल 25 इक्वलिटी ऑफ सिटीजन की बात करता है, आर्टिकल 5 और 4 जिस चीज़ की गमाजी करता है, तो दी आंसर इज़ नो कि ऑर्डिनरी सिटीजन को कभी भी ऐसा रिलीज नहीं दिया जा सकता कि इससे पहले सेम डे उनकी एप्लीकेशन लगे और फिर ब्लैक लिस्ट में उनका नाम हटा दिया जाए, उनको जाने की इजाज़त दी जाए। जो सेकंड आपने बात की, जो आपका ज़िंदगी क्वेश्चन है, मैं उस हवाले से ज़रूर कहूँगा कि ये जो बातें की जा रही हैं, क्या ये स्पेकुलेशन है कि इनकी आपस में कोई मुफाहमत हो गई या कोई डील हो गई। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पार्ट पे ये सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने से रोका जाए। जब हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर दे दिया, एक तो उस वक्त इनको एयरपोर्ट पे PNIL लिस्ट के अंदर नाम डाल के रोक दिया और लेटर ऑन नैब की रिक्वेस्ट पे इनका नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। अब शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क नहीं जा सकते। अगर वो जाना चाहते हैं, ही मस्ट फॉरवर्ड हिज एप्लीकेशन बिफोर इंटीरियर मिनिस्ट्री, जिस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री 90 दिन के वक्त के अंदर इनकी एप्लीकेशन डिसाइड करेगी। सही। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगी एक दफ़ा फिर कि ये जो तमाम मामलात शुरू हुए थे वकास, उसमें तो एक बड़ा जो अहम रीज़न दिया जा रहा था वो शहबाज शरीफ साहब की इलाज और उनकी सेहत का मामला था कि वो इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। तो वो मामला इल्तवा में पड़ता है, तो क्या इनकी सेहत पर, इनके इलाज पर असरात नहीं मुरतब होंगे? इनके इलाज पे, इनके ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा ने अपनी जो लो हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन की थी उसके अंदर कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ और मेरी हेल्थ के हवाले से जितना भी ट्रीटमेंट है दैट इज पेंडिंग यूकर मैं हर साल के जाता हूँ अपने इलाज मुआवजे के लिए। तो अल्टीमेटली इनकी सेहत पर, लाइफ एंड लाइफ पे असर तो पड़ेगा,
लेकिन चूंकि ये पहले केस के अंदर गारंटर है, नवाज शरीफ साहब का भी केस इसी तरह का था, वो बैरून मुल्क गए और फिर वापस ना आए एंड ही इज अ गारंटर इन दैट केस, और फिर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर इनको भी 8 हफ्ते के लिए जाने की इजाज़त दी गई। तो गवर्नमेंट चूँकि पहले ही शिशदरा हैरान है, नवाज शरीफ साहब जो है चूना लगा के गए हैं, सारी हमारी वोटें गलत बनाई गई और फिर सिस्टम को डिफीट करके चीट करके गए, तो लिहाजा गवर्नमेंट जो इनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव है कि हमने करप्शन से और करप्ट नासिर का कला कमा करना है, लिहाजा हम शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाने। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो अपने नैरेटिव को या अपने प्रोस्पेक्टिव को स्ट्रेंथन करने के लिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। और अगर शहबाज शरीफ साहब बैरून चले भी जाते हैं तो अल्टीमेटली वो वापस ही आएंगे, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन ये तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी कहा जा रहा था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ वकास, तो आप सही कह रहे हैं कि शुरू में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं गारंटर हूँ, लेकिन अब जब वो वापस नहीं आए और लोगों ने इन पे प्रेशर बिल्ड किया, सवालात हुए, तो शहबाज शरीफ साहब ने इस बात को भी डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो कभी गारंटर था ही नहीं इस बात का कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। बिल्कुल इसी तरह, और इस हवाले इसी चीज़ का जो रेफरेंस था वो हाई कोर्ट में भी दिया गया, लेकिन विदाउट नोइंग दीज फैक्ट्स हाई कोर्ट ने इनको जाने की इजाज़त दी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट के भी इस केस के हवाले से मार्क्स थे, और जो असल केसेस हैं जो नैब में इन पे पेंडिंग है, जिसमें इनको मनी लॉन्ड्रिंग, एसेट बियॉन्ड मींस में और टीटीस केस के अंदर इनको जमानत दी, लेटर ऑन भी 8 हफ्ते की इजाज़त दे देगी। जरा आपने अपने इंट्रो के अंदर बिल्कुल दुरुस्त इंडिकेशन की कि नैब जो है वो केसेस बनाती है, और केसेस बनाने के बाद अगर हम नैब ऑर्डिनेंस के बुनियादी लॉज का जी सेक्शन ट्रायल स्टार्ट करके विदिन 2 डेज ऑफ ट्रायल कंक्लूड, आपने 58 रेफरेंसेस का वॉल्यूम आया हो, अपने गवाहान रखे हो, गवाहान में भी गवाहियाँ मुकम्मल ना हो, 16 दिन हो गए, मुझे ये 16 साल में भी इसका कोई नतीजा, कोई आउटकम, कोई क्रॉस या कोई कंक्लूजन की तरफ जाती हुई चीज़ें नजर नहीं आती। वो इसलिए नैब के पास प्रोसिक्यूटर्स नहीं है, नैब के पास एडवाइजर, वो कंसल्टेंट्स नहीं है कि जो वाइट कॉलर क्राइम को, मनी लॉन्ड्रिंग को या टीटीज वगैरह को अच्छे तरीके से टारगेट करें या इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके ऐसे कोजिट कंप्लीट एंड कंक्लूसिव पीस ऑफ। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है जहाँ पे मुद्दई गवर्नमेंट है, लाइक नैब एक इदारा है, लेकिन एक पूरी की पूरी स्टेट इस बात पे देख रही है, प्रोब कर रही है कि जहाँ पे एहतसाब के मामलात हैं, जहाँ पे करप्शन के मामलात हैं, उसका कोई नतीजा निकले। तो यही सवाल अगर किया जाए, जिस तरह की इनकी आनन फानन अपील आती है और उसके ऊपर डिसीजंस आ जाते हैं, जब एक आम आदमी को ये सहूलियात मैसर नहीं है, तो दूसरी तरफ ये देखिए कि जब स्टेट, जब रियासत खुद मुद्दई है और रियासत को भी यानी कंक्लूसिव सपोर्ट नहीं मिल रही है, शवाहिद नहीं मिल रहे, वो एक मजबूत केस इनके खिलाफ पेश नहीं कर पा रही, तो फिर एक आम आदमी करप्शन के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे सिस्टम जो है वो कभी भी एक ऑर्डिनरी सिटीजन को सपोर्ट नहीं करता, उसके साथ कोऑर्डिनेट या कोलैबोरेट नहीं करता। ये सिस्टम जो है, जिस तरह अरस्तु ने कहा था कि ये बड़ी जाला है कि जिसके अंदर से छोटी छोटी बड़ी जाल पकड़ दी, हमारे जुडिशल सिस्टम है, हमारे मुल्क का निज़ाम वो किसी बस संडे वाले दिन जमानत दे दी को ईद से पहले, लॉकडाउन पहले बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाती है, और यही वो किसी तरह नवाज। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद होने के लिए। कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब था तो हम इतनी वाज़ेह नहीं हो पा रही थी, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, द सिस्टम सीम्स टू बी पिटेड अगेंस्ट द कॉमन मैन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि उनको पॉलिटिकल वेंडेटा का निशाना बनाया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ गलत केसेस हैं, तो फिर आप ये देखिए कि डिस्पाइट द इंटायर मशीनरी एंड द रिसोर्सेज, अगर उनके ख़िलाफ़ मजबूत और ना शवाहिद इकट्ठे हो पाते हैं, ना केस तगड़ा बन पाता है, तो फिर एक आम आदमी की सुनवाई किधर होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कुछ और मामलात पे, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों पे नज़र डालेंगे। हमारे साथ रहिए।